लक्ष्य, हमारा लक्ष्य समाजवादी राज्य की स्थापना करना है। राज्य की स्थापना करना है। स्थापना करना है। यहां समाजवाद का अर्थ है, यहां समाजवाद का अर्थ है, यहां समाजवाद का अर्थ है सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति में समानता लाने का प्रयास करे। तो देखिएगा बच्चों, ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैंने इससे पहले आपको हमारे संविधान की जो परिभाषा में, प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न राज्य शब्द आया था, उसको भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब एक शब्द आया है समाजवाद, ठीक है। ये समाजवाद शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्यों डाला गया है, ये बात हमको समझनी बहुत जरूरी है। तो देखिएगा, बोर्ड पर मैंने लिख दिया है समाजवाद। हमारा लक्ष्य मीन्स उद्देश्य क्या है? समाजवादी राज्य की स्थापना करना, यानी कि हमारा उद्देश्य समाजवादी राज्य की स्थापना करना हमारा उद्देश्य है। और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है? सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति में, किस स्थिति में बच्चों? आर्थिक स्थिति में समानता लाने का प्रयास करे। यानी कि धनी और निर्धन के जो बीच की जो खाई है, बहुत ज्यादा खाई है, यानी कि धनी बहुत अधिक धनी है, निर्धन बहुत नीचे निर्धन है, इनकी आर्थिक स्थिति को समानता लाने का प्रयास करे सरकार, ठीक। इसीलिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को डाला गया है। आइए अब हम आगे चलते हैं और हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें तीसरा शब्द डाला गया है पंथ निरपेक्ष। तो आइए उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो तीसरा शब्द बच्चों डाला गया है पंथ निरपेक्ष। तो चलिएगा ध्यान देंगे, तीसरा शब्द क्या डाला गया है? पंथ निरपेक्ष डाला गया है। तो अभी तक मैंने बताया कि हमारे संविधान में, संविधान की प्रस्तावना को दोबारा पढ़ देता हूं कुछ पंक्तियां। तो देखिएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि कितने शब्द आए हैं? अभी तक मैंने आपको तीसरे शब्द पे मैं ले आया हूं, पंथ निरपेक्ष की मैं बात करूंगा। तो राज्य किसी विशेष धर्म को, पंथ निरपेक्ष का यहाँ पर क्या मतलब है और ये पंथ निरपेक्ष हमारे संविधान की परिभाषा में या प्रस्तावना में क्यों डाला गया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। राज्य किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता, यानी कि हमारे यहाँ पर किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं की जाती, ठीक है, वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, ठीक। तो यानी कि राज्य, ध्यान देंगे, राज्य किसी विशेष धर्म को
धर्म को राज्य धर्म के रूप में, राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, मान्यता नहीं प्रदान करता है, मान्यता नहीं प्रदान करता है, वरन सभी धर्मों के, वरन सभी धर्मों के, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, के साथ समान व्यवहार करता है। तो चलिएगा बच्चों, ध्यान देंगे, समझने की यहां पर आवश्यकता है। तो देखिएगा, अब तक मैंने हमारे संविधान में 3 शब्दों को जो है मैंने बताने का प्रयास कर रहा हूं। प्रभुत्व संपन्न राज्य के बारे में आपको बताया, समाजवाद शब्द क्यों डाला गया ये बताया, और पंथ निरपेक्ष शब्द क्यों डाला गया है, प्रस्तावना में क्यों शामिल किया गया है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो राज्य किसी भी विशेष धर्म को, किसी भी विशेष धर्म, किसी भी धर्म को विशेष, किसी भी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता। ठीक है, किसी भी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, वरन क्या करता है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। किसी एक धर्म को महत्व हमारा संविधान नहीं देता और सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। ठीक, इसीलिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न राज्य, समाजवाद शब्द और पंथ निरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, जैसा कि मैं प्रस्तावना पढ़ रहा था, एक बार और पढ़ देता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, 2 शब्द हो गए, पंथ निरपेक्ष 3 शब्द हो गए, चौथा शब्द है लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। आइए इसको भी जान लेते हैं कि ये लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द इसमें हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्यों डाला गया है। तो चलिएगा, लोकतांत्रिक गणराज्य की भी हम बात करेंगे। तो देखिएगा, हम चौथा जो शब्द डाला गया है वो डाला गया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये चौथा महत्वपूर्ण जो शब्द है ये क्यों डाला गया है, इसको भी सही से जानना अत्यंत आवश्यक है। तो देखिएगा, भारत की सरकार जनता के लिए तथा जनता द्वारा चुनी जाती है। भारत की जो सरकार है, देखो पहले, सबसे पहले आप इसका शब्द, इसका अर्थ समझ लो। लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक, लोक मीन्स है जनता और तंत्र में, तंत्र का मतलब है शासन। ठीक है, यानी कि जनता का शासन। अब जो भारत की जो सरकार है वो किसके द्वारा चुनी जाती है बच्चों, जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए चुनी जाती है। तो जो सरकार जनता के द्वारा चुनी जा रही हो और जनता के लिए चुनी जा रही हो, इसलिए इसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं मैं, भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणराज्य कहा जाता है। तो भारत को लोकतंत्रात्मक क्यों कहा जाता है, क्योंकि जनता की सरकार है, जनता के लिए बनाई गई है, इसलिए तो लोकतंत्रात्मक कहा जाता है।